Recording in progress. सो हेलो फ्रेंड्स। मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था और आज मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें कि विल मतलब हम डिस्कस करेंगे जो चार इक्वेशंस हैं मैक्सवेल के, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल सर के, जिसमें कि बहुत बेसिक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और ये बीएससी और एमएससी लेवल का है, इट्स नॉट अबाउट ट्वेल्थ, क्योंकि ट्वेल्थ में आपको वो बहुत ही स्प्लिट पैटर्न में पढ़ाया जाता है, मतलब कुछ पार्ट पहले पढ़ाते हैं कुछ पार्ट बाद में। लेकिन ये पूरे चारों इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें है, फर्स्ट पार्ट का लास्ट चैप्टर फिजिक्स पार्ट वन में एनसीईआरटी के। तो उसमें दिया हुआ है। बट इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि यू विल सी समथिंग कि चार इक्वेशंस को एक साथ एक्यूमुलेट करके जब हम बनाते हैं तो हम एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशंस या फिर मैक्सवेल इक्वेशंस का एक फॉर्म लेते हैं, जिसमें जब हम पढ़ते हैं कि दो तरीके की चीजें होती हैं। दो तरीके की चीजें क्या होती हैं? इलेक्ट्रो डायनेमिक्स जब हम पढ़ते हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो ही वर्ड आ रहे हैं। क्या? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये डिनोट कर रहा हूँ मैं वर्ड्स, ओके। एंड दीज टू आर वेक्टर्स ओनली। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जब भी कोई चार्ज होता है, चार्ज जब एग्जिस्ट करता है तो उसके चारों तरफ जो फील्ड रहती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है? जब इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव होता है या मोशन में आ जाता है, तो वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होनी शुरू हो जाती है, टाइम के साथ मूव हो रहा है ना, तो उसका फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज मतलब उसका एक एरिया में से जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी अगर कहीं फ्लो हो रही है और फ्लो होते होते वो टाइम के साथ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं, वो चेंज हो रही है तो इट विल गिव राइज टू इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट विल बी व्हाट गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक करंट तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। आई होप समझ में आया होगा। अब इसमें ना कुछ इक्वेशंस है चार। तो उसमें पहली चीज हम दो चीज समझेंगे कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, लेकिन डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर मान लेता हूँ कि मैं कोई एक वेक्टर लेता हूँ। वेक्टर मतलब वेक्टर इज अ क्वांटिटी विद डायरेक्शन। तो ये एक वेक्टर मान लेता हूँ जो ब्लू कलर में है, इसको मैं बोलता हूँ आर वेक्टर है, ओके। तो आर के साथ में अगर ये जो फील्ड जो मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ, अगर वो कोई प्लेन के साथ एंगल बना रहा है या कोई भी लाइन या एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, अगर मैं उसको उसके पैरेलल लूंगा या जिस के साथ एंगल बना रहा है उसके साथ में लूंगा, तो दैट साइड विल बी आर का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, कॉस थीटा, ओके। एंड कॉस थीटा कॉम्पोनेंट इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा कॉम्पोनेंट के साथ काम करता है। अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई मैं डॉट में करूं, मतलब आर डॉट बी कर रहा हूं, तो आर इंटू बी उनके मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई होंगे डायरेक्ट और कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब आर और बी के बीच में मैं कॉस थीटा का कॉम्पोनेंट दिखा रहा हूँ, या आर और बी के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। और दूसरी चीज अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो समझ में आ रहा होगा आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नथिंग बट आर को अगर मैं इस कंपोनेंट पे ले जाऊं जो कि परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको स्ट्रेट, तो वो कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट इज नथिंग बट अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो वो मुझे रिजल्ट ये देगा। थर्ड ही कुछ वेक्टर बन के आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स राइज टू अ वेक्टर, फाइनल आंसर वेक्टर होता है, ओके। और डॉट प्रोडक्ट गिव्स राइज टू अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पर कॉस थीटा जो होता है वो उसी लाइन में चला जाता है। और दो वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो स्केलर पे ही आ जाते हैं, स्केलर की वैल्यू आ जाती है, बिकॉज दो मैग्नीट्यूड्स और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है। बट जब हम प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि जब हम साइन थीटा का कॉम्पोनेंट लेते हैं, साइन थीटा का कॉम्पोनेंट आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो वो एक दो वेक्टर्स का एक डायरेक्शन होता है कि ये वेक्टर दूसरे वेक्टर की तरफ जा रहा है, और वहां क्या प्रोजेक्ट करेगा उसका असर किसी थर्ड पॉइंट पे दिखेगा। जैसे कि एक प्लेन पेपर में लेता हूँ, ठीक है, इसमें एक वेक्टर ये है ए, ठीक है, और दूसरा बी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि ए बी की तरफ जा रहा है, और क्रॉस में डायरेक्शन चेंज होता है। अगर मैं इसको ऐसे भेज रहा हूँ तो मान लो कि इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है तीसरा वो सी वेक्टर आ रहा है।
तो वो अपवर्ड में, अगर मैं इसको बी क्रॉस ए करूंगा तो वो माइनस सी आ जाएगा, या फिर सी नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, या सी डैश बोल दो या जो भी। तो दिस डिपेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है, सिमिलर लाइक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लेकिन वैसा नहीं होता मल्टीप्लीकेशन, बट उसमें ऑर्डर जरूरी होता है, इसमें भी ऑर्डर जरूरी होता है। बट डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करते हो, ए डॉट बी मतलब एक उसी लाइन में एक वेक्टर आ जाता है, जब आप ए को इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हो तो वो स्केलर क्वांटिटी देता है, और यहाँ एक नया वेक्टर बनता है, तो इसीलिए रिजल्ट जो आता है वो वेक्टर क्वांटिटी में आता है। अब मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड डेल। डेल इज नथिंग बट व्हाट, चेंज, चेंज, किसी भी चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। पहला इक्वेशन ये है मैक्सवेल इक्वेशन का। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं जब चेंज करता हूँ, लेकिन किस डायरेक्शन में, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान से देखो, तो मैं उसको एक पैरेलल डायरेक्शन में ले रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया वेक्टर जनरेट नहीं कर रही, वो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में या तो सरफेस एरिया होगा, या फिर जिस डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर का जो होगा, एरिया वेक्टर होगा, तो उस डायरेक्शन में वो एक इलेक्ट्रिक डेंसिटी देती है, यानी वहां पे एक चार्ज का एक्यूमुलेशन आ जाता है, मतलब वहां पे चार्ज जमा हो जाता है। अगर वो डॉट प्रोडक्ट है या पैरेलली कहीं जा रही है तो वहां वो चार्ज छोड़ देगा और आगे बढ़ता जाएगा, चार्ज छोड़ देगा आगे बढ़ता जाएगा। तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी इन स्पेस, वैसा आता है। दिस इज बेसिकली नथिंग बट द थोड़ा सा एडवांस वर्जन है गॉस लॉ का। गॉस लॉ क्या कहता है, ई इंटू डी ए, क्या कहता है, ई इंटू डी ए, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और कुछ नहीं है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डी ए से जब इसको डिवाइड कर दोगे तो ये ई का चेंज आ जाता है, और ई का चेंज इज नथिंग बट क्यू बाय डी ए इज व्हाट, चार्ज डेंसिटी। ओके, तो ये चीज पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहता है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बट इन अ सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया में चेंज बता रहा है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो एक क्लोज लूप बनाता है, उसका चेंज ही नहीं दिखेगा आपको, चेंज दिखेगा ही नहीं। जब आप चेंज फाइंड करने की कोशिश करोगे तो एक क्लोज लूप का कभी भी चेंज नहीं दिखता है, क्योंकि उसमें लूप बन गया है, तो वो चेंज तब होगा वो जब डिसकंटिन्यूस होगा, तो वहां आपको कोई एक वैल्यू दिखेगी जहां डिसकंटिन्यूस होगा। तो इसका आंसर अगर डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है तो जीरो आएगा, तो ये सेकेंड वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है कि बी, इसका भी सिंपल है, क्लोज इंटरवल पे इसको ऐसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल पे इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो ये इसको ऐसे लिखा जाता है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सरफेस एरिया इज इक्वल टू जीरो। तो कभी भी इससे समझना है कि क्लोज लूप है, अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला इक्वल टू जीरो आ रहा है तो क्लोज लूप है। तीसरी चीज आती है कि हम पता करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। तो हम बोलते हैं कि अब मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज हो रहा है, पार्शियल चेंज डिवाइड बाय टी, उसके नेगेटिव साइन, मतलब नेगेटिव साइन व्हाट शोज इज कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर उसके नॉट सिमिलर पैरेलल पाथ में बट उसके ऑपोजिट में बनेगा, comes out to be change in what, इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हेयर विल बी क्रॉस, क्योंकि ये एक नए वेक्टर को जन्म दे रहा है, ठीक है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स राइज टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इतना ही है, बट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके ऑपोजिट या किसी और डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, या जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके किसी और डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। सेम डायरेक्शन में बन रही होती है तो पैरेलल होता, या प्लस होता साइन। और चौथा इक्वेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो उन्होंने मॉडिफाई किया था और थोड़ा सा एडिशन किया था, जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि जब करंट पास होता है ना कंडक्टर में, करंट मतलब आई, और उसको हम जे से डिनोट करते हैं, यहाँ पे सबको एरिया बना दिया गया है। एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया से जब हम करते हैं आई अपॉन ए, तो वो एक करंट डेंसिटी दिखाता है, तो यहाँ डेंसिटीज को बहुत ज्यादा मायने दिया गया है मैक्सवेल इक्वेशंस में। तो जे इज नथिंग बट करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी हम जे ले रहे हैं, यहाँ पे करंट ही मान लो जे को, एक टाइप से पर्टिकुलर एरिया में से पास हो रहा है और कुछ नहीं। तो जब जे है, और जे को हम मान रहे हैं कि जब जे का चेंज हो रहा है टाइम के साथ, या करंट का चेंज हो रहा है, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वही दिख रहा है, लेकिन वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है, ये बाद में पता चला था कुछ एक्सपेरिमेंट से, तो ये भी उस मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे रही है। तो इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो,
ओके, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट करंट और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन गिव्स राइज टू, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, उसको हम लिखते हैं कि डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस बी इज नथिंग बट चेंज बट इन दूसरे डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे रहा है। कौन दे रहा है, इक्वेशन बनेगा म्यू नॉट इंटू जे। म्यू नॉट जे क्यों लिया, क्योंकि ये इक्वेशन फॉर्मेट बनता है, लेकिन यहाँ समझ में आ रहा है कि जो जे है, जे वेक्टर है या फिर करंट है, करंट का चेंज प्लस करंट जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को, करंट का चेंज नहीं, करंट खुद ही चार्ज का मूवमेंट होता है, तो करंट जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे रहा है, प्लस 1/c² इंटू डेल ई बाय डेल टी। मतलब टाइम के साथ सिंपल डेल, ये कुछ नहीं है, डेबा है, सॉरी डेबा। डेबा इज नथिंग बट चेंज, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम गिव्स राइज टू व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें से अगर एक भी चीज गायब कर दी ना तो भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं करंट को जीरो कर देता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा राइज उसको, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करता हूँ तो करंट राइज देगा। तो ये क्या शो कर रहा था, अगर कहीं मान लो ऐसा समझ में आए कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिला था, तो ऐसा कि अगर उन्होंने करंट को रोका होगा तो भी उनको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही होगी, तो उनको समझ में आया होगा कि समथिंग इज देयर जो उस मैग्नेटिक फील्ड को बना रही है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी। या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कट ऑफ की तो करंट दे रहा था, वो तो बेसिक समझ में आया होगा। ये चारों इक्वेशंस का एक्यूमुलेशन इज नथिंग बट कॉल्ड द मैक्सवेल्स इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा जितना मैं बताना चाह रहा था। मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, इट्स क्लोज लूप, then del cross E is nothing but change of magnetic field in opposite of a different direction, delta T, and final equation will be what final equation will be del cross B, magnetic field will be what, mu naught J, mu naught is what, permeability of free space, permeability देता है ये, प्लस, प्लस ही है ना, हाँ, प्लस 1/c² इंटू डेबा ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, दीज फोर इक्वेशंस आर लाइक बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब भी हम कोई इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं चैप्टर, या इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस पढ़ते हैं, ये सारे इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि इनके मतलब कॉम्बिनेशन से ये पता चलता है कि लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे सी दिख रहा है ना, ये लाइट है, लाइट की स्पीड है। तो लाइट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। लाइट की स्पीड ऐसे निकालते हैं, या फिर सी इज नथिंग बट 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो लाइट की स्पीड देगी, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू देगी। लाइट की स्पीड इज अ कांस्टेंट वैल्यू इन अ पर्टिकुलर मीडियम या वैक्यूम में। वैक्यूम में लिया तो कांस्टेंट होगी उसमें थ्रू आउट में, अगर पानी में आ गया तो पानी में कांस्टेंट होगी। तो ये सब चीजें, तो इसके बाद आई होप समझ में आएगा आपको मैक्सवेल्स इक्वेशंस। और आई क्लोज दिस वीडियो, ये ज्यादा लंबा भी नहीं करूंगा। और इस तरीके से सोचिए कि एक इक्वेशन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उसके अंदर की चीजों को समझेंगे तो यू विल गेट टू नो कि इक्वेशंस क्या कहते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम और इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा, एंड आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इसमें कुछ भी चीज आपको लगेगी नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। एंड जस्ट कमेंट और लाइक कीजिए, ताकि आपको समझ में आए, मुझे भी समझ में आए कि आप देख रहे हैं और आपको समझ में आ रही है। कमेंट कीजिए जो भी चीजें आपको लग रही हैं कि इसमें क्या और इम्प्रूव हो सकता है। एंड थैंक यू।